नमस्कार आप सभी को जीएस सिग्मा पाठशाला की तरफ से। और आज मैं बीपीएससी एंड प्री इन सब के एग्ज़ाम यूपीपीसीएस इन सभी के लिए आप सभी के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि एशियन हिस्ट्री का, जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत में प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फिर 16 महान जनपद के बारे में, फिर हम विदेशी आक्रमण एवं प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य 321 बीसी से 185 बीसी तक का, फिर मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे 200 बीसी से 300 एडी तक। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे जो कि हम पढ़ते रहेंगे। आप सभी बस लिखते रहना या समझते रहना। सुनने से भी आखिरकार हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं पीटी में, जो कि काफ़ी सही हो जाते हैं, जो कि हमारे माइंड में सुनी हुई बातें रहती हैं। अब उसके बाद हम जैसे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे 319 एडी से 550 एडी तक, फिर गुप्तोत्तर काल 550 एडी से 750 एडी तक, फिर पूर्व मध्य काल 750 एडी से 1200 एडी तक पढ़ेंगे। अध्ययन के लिए इतिहास का कई कालखंडों में बांटा जा सकता है, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग हिस्ट्री को एशियन हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आज़ादी के बाद पीआईसी, इन सब को हम कैसे कैसे कर करके बांट चुके हैं। जैसे कि हिस्ट्री का क्या स्रोत होता है, क्या क्या स्रोत है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत जैसे कि देसी विदेशी, धार्मिक ग्रंथ होता है, गैर धार्मिक ग्रंथ हो गया, उनको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, बौद्ध, जैन इन लोगों में धार्मिक ग्रंथ में आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, युगवेद, जो कि हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक में क्या होता है, जैसे कि अभिलेख जो लिखे हुए हैं मिलते हैं आजकल, स्तंभ हो गया, अशोक के स्तंभ हो गए, सिक्के पे चित्र सलाह हम लोग देखे होंगे कि सिक्के किस तरह पुराने ज़माने के होते थे। मिट्टी के बर्तन, स्मारक, मेसोपोटामिया में जैसे मिट्टी का घड़ा पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में, इन सब चीज़ों को हम लोग ने काफ़ी डीपली, हम लोग, आप भी जानते होंगे और मैं भी, क्योंकि आप लोग भी पढ़े हुए हैं और मैं भी अभी पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ाने की भी कोशिश भी करता रहता हूँ। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और आप शायद लिखते रहना। मैं तो बस आप सबके साथ ही हूँ, आपकी तरह ही हूँ। एक अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कई कालखंडों में बांटा जाता है, जैसे कि पूर्व ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, स्टोन एज कहते हैं, जैसे कि मानव इतिहास के प्रारंभ से 300 ईस्वी तक जो है केवल पुरातात्विक स्रोत, इसे पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल 3-4 बीसी से 600 बीसी को कहा गया, जिसमें प्राकृतिक और हम साहित्यिक दोनों हैं, जिसमें कृषि जो नव पाषाण काल में कहा जाता है। ऐतिहासिक काल साहित्यिक और प्राकृतिक दोनों का प्रयोग होता है ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल, आदि मानव की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी, जिसमें रामपिथेकस जंगल में रहना पसंद किए, खुले मैदान में रहना पसंद किए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आदि मानव जो होमो सैपियन आधुनिक मानव 30,000 ईस्वी पूर्व में आए थे। भारत में औजार 5 लाख ईस्वी पूर्व आए थे। बोरी जो कि 14 लाख ईस्वी पूर्व महाराष्ट्र में शोध चल रहा है, जिसका भारत में आदि मानव की जीवाश्म प्राप्त नहीं है। भारत में प्राचीन संकेत पत्थर के औजारों से मिलते हैं, जिसका काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2.5 लाख ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। परंतु हाल ही में बोरी नामक महाराष्ट्र के स्थान में मानव के अवशेष का लगभग 14 लाख ईस्वी का पूर्व का पाया गया। इसमें शोध जारी है अभी तक। प्रागैतिहासिक काल, प्राण पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक है। नव पाषाण काल 6,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व है। अब आज हम प्राण पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। भारतीय प्राण पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक निम्न प्राण पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से होता है, जिसमें पल्वरम महाराष्ट्र में रॉबर्ट ब्रस्ट ने की थी। हस्त कुठार संस्कृति 1883 में इसकी खोज हुई। सोहन संस्कृति सिंधु नदी चौपड़ संस्कृति। हस्त कुठार विदारणी क्लीवर जिसे कहते हैं, खंडक होपन में।
क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग हुआ, गंगा क्षेत्र, जमुना क्षेत्र, शिकारी, खाद्य संग्रह के बारे में। अब मध्य पाषाण काल में क्या था, 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व क्रोड उपकरण, जो भारी पत्थर जो होते हैं उनके बारे, सल्क क्वार्टजाइट पत्थर की जगह जैस्पर चर्ट पत्थर का प्रयोग, नेवासा महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती गई। उच्च प्रापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, इसमें क्या, हिमयुग का अंतिम चरण जो कि गर्म, फिर दक्षिणी कुर्चनी उपकरण, फिर हड्डी लकड़ी के उपकरण का प्रयोग, लहदाना नाला बैलन जो घाटी यूपी में उसमें पाया गया, मध्य प्रदेश भीमबेटका की गुफा चित्र जो कि उच्च प्राचीन काल की है, कला धर्म के प्रति रुझान जो कि इन सब चीज़ों का गुफा व कृष्णनगर इन सब का हम लोग को मिलता है। इस हिस्ट्री में क्या होता है कि हमें समाज की संस्कृति इन सब के बारे में भी जानना होता है ना। तो उस टाइम की समाज और संस्कृति क्या थी, इन सब के बारे में भी हमारे हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है, जो कि बहुत ही लंबा चलता है हिस्ट्री। खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं, खाद्य पदार्थों का संग्राहक था, ठीक है। उस टाइम अग्नि की खोज नहीं हुई थी, कृषि की नहीं हुई थी, पशुपालन भी नहीं होता था, मृदभांड नहीं थे। अब समाज और संस्कृति, उस टाइम समाज क्या था, शिकार पर निर्भर था, कंद मूल खाता था, स्थानांतरण करता रहता, परिवार का आकार छोटा था, कला के प्रति रुझान था। इस काल में मानव के जीवन का उपार्जन उत्पाद की जगह जंगली उत्पाद संग्रह रहा, क्योंकि यह लंबे समय तक खराब नहीं होते थे। इस काल में शिकार एवं खाद्य संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास बदलता रहता था, इसलिए परिवार का आकार छोटा था तथा जनसंख्या सीमित थी। समाज में समानता की भावना प्रबल थी तथा मुखिया तंत्र जैसी पद्धति कोई विकसित नहीं थी उस टाइम के टाइम। इस काल कला एवं धर्म के प्रति भी लोगों का रुझान था, साथ ही आरंभिक गुफा चित्र का साक्ष्य हमें मिला था एशियन हिस्ट्री में। मध्य पाषाण काल में होलोसिन युग, जलवायु शुष्क उपकरण में क्या था, सूक्ष्म हड्डी लकड़ी पत्थरों के बने बर्तन, माइक्रोलिथिक्स के नाम से जाना गया इस काल को। तीर कमान का विकास इसी काल में मध्य पाषाण काल में हुआ। मछली पकड़ने का कला भी विकसित मध्य पाषाण काल में हुआ। खदान की उपलब्धि बढ़ना और जनसंख्या वृद्धि इस काल में हुआ। पशुपालन भी इस काल में क्या, जैसे कि साक्ष्य मिले हैं एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागोड़ में। चक्की सिलबट्टे का प्रयोग नहीं होता था, चक्की पर सिलबट्टे का प्रयोग उस टाइम नहीं हुआ था। कृषि नहीं होता था। मृद भांड का आरंभिक साक्ष्य यूपी के बेलन घाटी में चौपानी मांडी में मिला था। गुजरात में लगनाज में मिला था। अग्नि का प्रयोग भोजन कला चूल्हा दबे हुए यूपी के सराय नहराय में मिला था। अग्नि का प्रयोग का साक्ष्य यूपी में महादासा में अस्थायी निवास मिला। परिवार की परिकल्पना हम कर सकते हैं। गुजरात के लेखरिया में यूपी के दमसा समाधि का साक्ष्य हमें मिला। मध्य पाषाण काल होलोसिन युग से संबंधित है। इस समय तक जलवायु शुष्क होने लगी थी। इस काल के उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप कभी बिहार जो मतलब कि म्यूज़ियम है, बिहार म्यूज़ियम, उसमें आपको सभी बर्तन मिलेंगे। मैं बीपीएससी देने जाता हूँ तो देख के आया था, तो काफ़ी आपको वहाँ पे इन सब हिस्ट्रिकल जो म्यूज़ियम लैब होते हैं उसमें आपको काफ़ी छोटे छोटे मध्य पाषाण काल इन सभी ऐतिहासिक हमारे को साक्ष्य मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो आप सभी भी जाइए करिए और देखिए, और घूमने जाए तो कभी भी इन सब सभी का नॉलेज रखते रखें, आपको दिखने को अच्छा मिलेगा। इस काल के उपकरण को छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक्स नाम से जाना जाता है। इस काल में तकनीकी विकास के क्रम में पक्षपास्त्र तीर कमान का विकास हुआ था। पशुपालन का साक्ष्य हमें इसी काल में मिला है। चक्की सिलबट्टे का प्रयोग यह दर्शाता है कि मानव अनाजों के प्रति आकर्षित हुआ है। मृदभांड का साक्ष्य भी मिला। अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने की कला का शुरुआत हुआ। जैसे अग्नि का खोज हुआ वैसे ही भोजन पकाने की कला का शुरुआत हुआ। अस्थायी निवास बनने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। उस टाइम की मध्य पाषाण काल की समाज और संस्कृति, देवी की मूर्ति बागोड़ में, महादशा कंठहार पशुओं के सिंग से निर्मित थी। समाधिकरण का हमारे को साक्ष्य मिला था। अब उच्च पाषाण काल में क्या हुआ था, चित्र जो कि भीमबेटका की गुफा में मिला था। सोहानी घाट जो कि मिर्जापुर में, उड़ीसा में संबलपुर में, नृत्य
भी था। धार्मिक अनुष्ठान का चित्र में जो चित्रों द्वारा हम लोग अनुमान लगाया जाता है। इतिहास में तो, एशियन हिस्ट्री में तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, जो कि हमारे को अभी तक पता ही नहीं है कि क्या उस टाइम हुआ था। तो उस चीज़ को हम अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा? चित्रों और अभिलेखों, इन सब के मार्गदर्शन के रूप में। युद्ध रायनार वृक्षारोपण राजस्थान में मिला। समाज और संस्कृति उच्च कुषाण काल में क्या थी, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस काल में परिवार की संकल्पना उभर कर आई। राजस्थान के बागौर से देवी की मूर्ति मिली है, जिससे धर्म के प्रति कला का रुझान पता चलता है। महादशा से पशुओं के सिंग से निर्मित कंठहार का साक्ष्य मिला है। इस काल में समाधिकरण का भी साक्ष्य मिला है। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न कर लिया था इन्होंने। चित्रों का विविधतापूर्ण दिखाई देना। शिकार का दृश्य सामूहिक दृश्य है, जिसमें सामूहिक रूप से शिकार किया जाता था। पुरुषों का चित्रण रेखीय होना। शिकार गतिविधियों के कारण शिकार के दौरान पशुओं को मारना तथा घायल करना होता था। महिलाओं का चित्र पुरुषों की तुलना में स्पष्ट खाद्य संग्रह, बच्चे पैदा करना आदि कार्य करती थी। जो महिला संग्रह भूमिका में महिलाओं की अहम भूमिका थी। समाज शक्ति के पक्ष का वर्णन नहीं है उस टाइम। समाज जो शक्ति है उसका वर्णन उस टाइम हमें नहीं हुआ था। कौन से काल में? उच्च पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल में इसमें क्या हुआ? कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, नियमित पशुपालन हो गया, मानव स्थायी जीवन जीने लगा, ग्राम समुदाय का गठन हो गया, घर्षित पालिशकार उपकरण का गठन हो गया। नव पाषाण काल में मेहरगढ़ से अन्नगार मिला। मेहरगढ़ में क्या मिला? अन्न भंडार घर जो मिला। अन्नगारों की उपस्थिति मुखिया तंत्र को दर्शाती है। सामाजिक विभाजन का शुरुआत हो चुका था उस टाइम। लकड़ी और सरकंडे का मकान बना होना, साथ ही कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं नव पाषाण काल में। व्यापार का साक्ष्य मिलना पत्थरों का। मृत व्यक्ति को साथ दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तु का मिलना। ब्रुज होम जम्मू कश्मीर के मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाया गया उसमें। भारत में आरंभिक नवपाषाण काल में मेहरगढ़ प्रमुख है। यहाँ से कई किस्म के गेहूं जो आदि के प्रमाण मिले हैं। साथ ही कपास का भी साक्ष्य मिला है। भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य भी इनमें मिला है। मेहरगढ़ किला 6000 BC से 5500 BC में था। लोहरादेव का संत कबीर नगर यूपी के 8000 ईस्वी पूर्व में सबसे प्राचीन है। लोहरादेव जो हमारा साक्ष्य मिले हैं। चावल जो हमारे को पाया गया है, कोल्डी हवा का साक्ष्य। कोल्डी हवा का साक्ष्य से चावल का मिलना। मानव द्वारा प्रयोग में की जाने वाली फसलों का क्रम जो है उस टाइम नवपाषाण काल में जो गेहूँ चावल जो कि नवपाषाण के काल में किया जाता था, जिनका फसलों का क्रम था। नवपाषाण काल की जगह जम्मू कश्मीर में क्या थी? ब्रिजहोम, गुफर कडाल। फिर बिहार में था अपना चिरांद और सिनवार बिहार में। याद रखना, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि बीपीएससी आजकल कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बंगाल में पांडुर जाडेवी, असम में डेओजल हेडिंग में मिला, आंध्र प्रदेश में उन्नूर में मिला, तमिल में पेयमपल्ली में मिला, कर्नाटक में हुल्लूर, टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी में मिला, यूपी में चौपानी मांडो में मिला, कोल्डी हवा महागारा में। मध्य नवपाषाण चौपानी जो मांडो जो आपको पीछे भी बताया होगा वो मध्य पाषाण काल भी है और नवपाषाण काल का ही साक्ष्य है। अब धातु युग, इसमें क्या होना पसंद का? समस्त धातु युग को 3 कालों में निर्मित किया जा सकता है, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। समझ रहे हो ना? तो सुनते रहना, बस ध्यान से सुनते रहोगे, हिस्ट्री में नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि एक कहानी की तरह है और कहानी को पढ़ते रहो। और ऑथेंटिक बुक जो है मार्केट में उसको भी पढ़ते रहना, क्योंकि हिस्ट्री को आपको रिवीजन करते सुनने ही सही आएगी। इतना हम याद नहीं कर सकते। हमारे कुछ बच्चे होते हैं याद कर लेते हैं, बट हमें थोड़ा मतलब कि समझना है। बस एग्ज़ाम को हमारे को बस निकालने के लिए ही पढ़ना है, बस कि हमारा काम हो जाए टारगेट। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति में ये 5000 BC है कि यह संस्कृति। तांबे के साथ पत्थरों के औजार का निर्माण करना, ग्रामीण संस्कृति।
कृषि पूर्णतः प्रसार, मानव के द्वारा व्यवहार में लाई गई धातु तांबा ही पहला था। यह संस्कृति भारत में 3500 एडी 3500 बीसी से के अंतराल में पाई गई। ताम्रप्रसार काल कांस्य युग से प्राचीन है तकनीकी दृष्टि से, परंतु हम ध्यान दे तो पाते हैं कि कुछ ताम्रप्रसार युग से कांस्य युग प्राचीन थे, कुछ समकालीन थे, कुछ परिवर्ती काल के थे। क्योंकि अनुमान हम लगा रहे हैं ना, हिस्ट्री में तो एशियन हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके साक्ष्य हमें नहीं है तो अनुमान लगाया जाता है। भारत में ताम्रप्रसार काल के कुछ क्षेत्र जो ताम्र थे, दक्षिणी पूर्व के राजस्थान में आहार बनास संस्कृति, पश्चिमी एमपी में जो कि मालवा कायथा एरन था, पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या था, जोरवे नेवासा दायमाबाद इनामा गाँव, बिहार में क्या था, चिरांद सेलुआर, याद रखना बिहार में ताम्रप्रसार काल कौन सा था, चिरांद सेलुआर। अब यूपी में खिराड़ी, ठीक है। इस समय काले एवं लाल मृदभांड का उपयोग करते थे। चित्रित घूसर मृदभांड का उपयोग इसी काल में हुआ। इनमें प्राचीन संस्कृति कायथा थी जो कि चंबल नदी के किनारे है। आहार को ताम्रवर्ती कहा जाता है। मालवा संस्कृति के मृदभांड उच्च कोटि का माना जाता है। उत्कृष्टता के लिए मालवा संस्कृति का मृदभांड उत्कृष्ट माना जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रप्रसार काल में उत्तर पश्चिम भाग में लोगों ने तांबे से कांसा बनाने सीख लिया था। भारत में हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन सभ्यता। एग्जाम में पूछ लिया था वन लाइनर के रूप में, हड़प्पा सभ्यता कौन से युगीन थी, मतलब कांस्य युगीन थी, याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहता है। नगरीय सभ्यता थी है भारत की। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजल और फ्रात नदी के किनारे इराक में थी, जिसको समकालीन सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया जो कि सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। बट हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से भी पहले की सभ्यता है। नील घाटी सभ्यता मिस्र की है। होंगो की सभ्यता चीन पीली नदी के कारण है। मांडा जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर की है। आलमगीरपुर जो कि पूर्व में है। दायमाबाद दक्षिण महाराष्ट्र में है। सुद गोंडोर बलूचिस्तान पश्चिम में है। आकृति त्रिभुजाकार। कालक्रम 2600 बीसी से 1900 बीसी। खोज का इतिहास चार्ल्स मैनसन ने की थी। जनरल कनिंघम ने 1921 में प्रथम जॉन मार्शल ने। सर्वप्रथम इस हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जनरल कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का व्यापक सर्वेक्षण करवाया, परंतु सही प्रकार से इस जगह का महत्व पहचान नहीं पाए। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का प्रभाव कहने वाला मार्टिमर वेलर, गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, क्रेमर। आर्यों का योगदान लक्ष्मण स्वरूप सहाय और रामचंद्रन जी। कर्मिक उद्भव का सिद्धांत, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सत्य है। अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल ने। विशेषता कांस्य युगीन, प्रथम नगरीय क्रांति, उन्नत नगर निर्माण योजना। नगरों का विभाजन पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में होता था। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग तथा पूर्वी भाग में जनसामान्य। पूर्वी भाग में जनसामान्य मतलब आम लोग, और शासक वर्ग पश्चिमी भागों में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें संत रजनुमा जाल की तरह था। वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान एक मंजिला से बहुमंजिला हुआ करता था। भवन निर्माण में उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, अलंकरण सजावट पर नहीं। मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, किंतु कालीबंगा से कच्चे ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। इनके घरों के मुख्य दरवाजों का द्वार सड़कों पर ना खुलकर गलियों में खुला करते थे। ऐसा लगता था
कि अपने जीवन में निजता को अधिक महत्व देते थे, वो निजता को, प्राइवेसी को अधिक महत्व देते थे हड़प्पा काल में। इस सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ऊपर से नीचे दूषित जल को लाने के लिए ड्रोन पाइप होता था, जो कि आज के काल की भी हड़प्पा सभ्यता को आज की नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए याद रखना, घर की नाली गली की नाली से मिलती थी, गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से मिलती थी। ऐसे में प्रत्येक घर का एक दीवार गली की नाली से जुड़ा था। पूरा घर, जैसे कि आज के टाइम में कनेक्टिविटी है, वैसा है उस टाइम भी होता था। लिपि और हड़प्पा सभ्यता के लिपि एंड चित्राक्षर, जो कि वास्टर फ्रेंडम ने बताया था। हड़प्पा सभ्यता की चित्राक्षर लिपि थी, जिसे वास्टर फ्रेंडम ने भी कहा जाता है। इसे आज तक पढ़ा नहीं जाता। हड़प्पा लिपि को आज तक हम नहीं पढ़ सकते। इस लिपि को क्या कहते हैं? वास्ट्रोफ्रेडम भी कहा जाता है, जिसके आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें धर्म तत्व चिंतन नहीं था। अनुष्ठान इसमें कई सारे देवी देवता की पूजा, सांप की पूजा, जो कि आज के टाइम पे भी किया जाता है। शिवरात्रि के दिन घर की माताएं आज भी जाती हैं सांपों को दूध पिलाने शिवरात्रि के दिन, जबकि सांप को दूध पसंद नहीं होता। स्त्री तत्व की महत्व है। यज्ञ, कुछ सब में ताबीज का मिलना। कुछ सबों में ताबीज जो की थी बांधना, जैसे काला धागा, ये सब जो बांधते हैं उनको ताबीज कहते हैं। जो देखे होंगे मुस्लिम समुदाय में काफ़ी ताबीज की अहमियत होती है, हाथों पे बांधे होते हैं। अपने हिंदू समुदाय में भी बांधते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ताबीज का भी सबों के साथ मिला। धर्म का स्वरूप बहुदेव था, अर्थात यह लोग सर्प पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवियों की पूजा, पशुपति की पूजा, पशुओं की पूजा करते थे। जैसा कि आज भी हमारे भारत में गायों की पूजा, सब चीज़ों की पूजा की जाती है। धर्म में स्त्री तत्व की प्रधानता, अर्थात पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्रियों की महत्व अधिक थी। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की पूजा, जो कि आज भी हमारे समुदाय में स्त्रियों की पूजा की जाती है, महत्व दिया जाता है। हड़प्पाई धर्म में कुछ अनुष्ठान ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहे थे। सर्प पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा आदि। हड़प्पाई कब्र में कुछ शब्द से ताबीज मिलना, तंत्र मंत्र का होना। हड़प्पा सभ्यता के समाज, इसमें मातृ प्रधान समाज की ओर इंगित करता है, जो मातृ मतलब स्त्री प्रधानता उस समय थी। प्रजातियां अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, ना कि साक्ष्य के अनुसार से, ठीक है। प्रजातियां भूमध्य सागरीय थी सर्वाधिक, और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता है, मंगोलाई, अल्पाइन, इनमें। अब हड़प्पा सभ्यता मृतक संस्कार कैसे होते थे? हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण शवदाह, शव को जमीन से में गाड़ देते थे उस टाइम। आंशिक शवदाह, जो शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। दाह कर्म जो होता था, शव को पूर्ण रूप से जला देना तथा राख में गाड़ देना, जो कि दाह संस्कार हमारे हिंदू संप्रदाय में भी किया जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के मनोरंजन क्या क्या होते थे? मछली पकड़ना एक मनोरंजन था, पासा खेलना मनोरंजन था, शिकार खेलना मनोरंजन के रूप में, पशुओं को आपस में लड़ाना, जैसे कि आज भी हमारे गांव की तरफ जाओगे कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे मुर्गा जो होते हैं उनको दो मुर्गों को आपस में लड़वाया जाता है ना, तो देखा होगा। योद्धा, व्यापारी, विद्वान, श्रमिक इसमें मनोरंजन के लिए करते थे। नगर के निर्माण एवं मकानों के अंतर में हड़प्पाई समाज एक बहुस्तरीय वन विभाजन का संकेत देता है। हड़प्पाई समाज 4 वर्णों पर आधारित था: योद्धा, व्यापारी, विद्वान और श्रमिक। 4 मतलब कि वर्ण उस टाइम होते थे: योद्धा, व्यापारी, विद्वान, श्रमिक। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा के: 1921 में खुदाई में दयाराम साहनी रावी नदी के तट पर स्थित कासे की इक्का बैलगाड़ी का खोज किया, मिट्टी का नाम। मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला, जो कि राखलदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में खुदाई सिंधु नदी के तट पे। इसमें कासे की नर्तकी मिली। विशाल स्नानागार का खोज हुआ। सबसे बड़ा भवन अन्नागार होता था। मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहरे कपास का साक्ष्य। यूनानी द्वारा कपास को सीडन कहा गया। सड़क को पक्के करने का साक्ष्य भी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। लोथल, जो कि मुर्दों का नगर कहा जाता है, खंबात की खाड़ी में, गुजरात। 1957 में खुदाई रंगनाथन राव
भगवा नदी के किनारे किया था। गोदीवाड़ा जो आर्य बंदरगाह, यहाँ पे गोदीवाड़ा जो लोथल में है उसको। कांसे का स्केल पाया गया। फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहर, इसका विभाजन दुर्ग एवं निचले शहर में नहीं था। मनका बनाने का कारखाना भी पाया गया, कपड़े को रंगने का। अब कालीबंगा से क्या पाया गया? काले रंग की चूड़ियाँ राजस्थान में, जो कि घग्गर नदी के किनारे अमरनाथ घोष जो कि इसकी खोज किए थे। 1953 में खोज हुई, 1960 में थापर ने इसका खोज किया। इसमें कालीबंगा में क्या, हवन कुंड का साक्ष्य है। इसके दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। मकान कच्चे ईंट से निर्मित थे। यहाँ पर नाली के रूप में लकड़ी के पाइप का साक्ष्य था। जूते हुए खेत का साक्ष्य, ऊंट का साक्ष्य, कपाल खंड में छः जो चिकित्सा का प्रमाण थे। चौंद्रो जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, इसके जो खोज है NG मजूमदार ने की थी। दुर्गीकृत नहीं था ये। यहाँ पे मन का कारखाना पाया गया। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। बनावली घग्गर नदी के किनारे RS विष्ट ने की थी, हरियाणा में, हिसार जिला में। हल्की आकृति का खिलौना है मिला। बालू का जो साक्ष्य हरियाणा में पाया गया। पाडरी जो है गुजरात में। रोपड़ जो कि पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। यज्ञ तत्त शर्मा ने खोज की थी। स्वतंत्रता से पहले खुदाई यहीं हुई। धोलावीरा से में पाया गया सफ़ेद कुआं, जो कि गुजरात में है। मनसर और मानहर नदी के किनारे जगपति जोशी ने खुदाई की थी। इसमें बहुदल लेख शिलालेख का वहाँ पे साक्ष्य मिले। भव्य इमारतें मिली हैं जिसे स्टेडियम कहा गया। भारत में उत्खनन सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा सूरकोटरा जो गुजरात के में हुआ था, जगपति जोशी ने खोज की थी। रंगपुर जो गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में, रंगनाथन राव ने की थी। धान की भूसी यहाँ पे पाया गया। आलमगीरपुर यूपी में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। हुलास यूपी। सुत केंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दासक नदी के किनारे, 1927 में ओरेल स्टाइन ने खोज की थी। कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी का तट है, RA खान ने वहाँ पे खोज की थी। अमारी जो कि सिंधु नदी के तट पे है, पाकिस्तान, 1929 में मजूमदार। नवपाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल कई कालखंड का साक्ष्य मिलता है। संघोल जो कि पंजाब में है, SS तलवार ने खोज की थी और RS वीस ने की थी। राखीगढ़ी हरियाणा जो कि घग्गर नदी के किनारे जिंद में है। कुनाल जो है हरियाणा, सरस्वती नदी के किनारे, चांदी के 2 मुकुट वहाँ पाए गए थे। अलाउद्दीनो जो कि पाकिस्तान में है, फेयरसी विल्स ने खोज की थी और सोने चांदी का आभूषण वहाँ पे पाया गया। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किन चीज़ों में थी, जैसे कि कृषि पे और शिल्प उद्योग वहाँ पे था। व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। विदेशी एंड आंतरिक, देशी दोनों व्यापार होते थे। आयात निर्यात दोनों पे व्यापार होता था। प्रमाण जो कि इसका मिला है, बंदरगाह हड़प्पा का जो कि गुजरात में पाया गया। जल थल, ठीक है। राखी जो दक्षिण भारत की फसल, रागी। कृषि जो गेहूं धान, जौ और गेहूं की धान होती थी। प्राकृतिक कृत्रिम खेती होती थी। धोलावीर कुआं बनाने का साक्ष्य वहाँ से मिले। सोरतिलगी नहर बनाने का साक्ष्य वहाँ से मिले। जो साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के साक्ष्य। पशुपालन का जो है भोजन, कृषि और परिवहन के बारे में। हड़प्पा में सभी मौसमों में पाई जानी फसलों की खेती की जाती थी, यथा गेहूँ, जौ, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, कपास आदि की खेती होती थी। हड़प्पावासी सिंचाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ कृत्रिम संसाधनों का भी उपयोग करते थे। धोलावीरा से जलकुंड का साक्ष्य मिला। पशुपालन विभिन्न मवेशियों यथा बैल, बकरी, भेड़, सूअर, गधा, उच्च आदि का फसल करते थे। हड़प्पावासियों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था। शिल्प उद्योग एवं व्यवसाय, धातु संबंधी उद्योग, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा का प्रयोग। लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पावासियों को लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था। वस्त्र उद्योग में ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रचलन उद्योग थे। मनका जो कि सेल खड़ी नामक पत्थर से बना आभूषण था।
कार्नेलियन पत्थर कहते हैं जिसे। मनका सोना, चांदी, तांबा, कार्नेलियन, लाल रंग, सेलखड़ी आदि मिट्टी के बने होते थे। मोहर, जो कि सेलखड़ी पत्थर से बना होता मोहरे, ठीक है, होता था। आयताकार होता था और वर्गाकार। उस पर क्या पशुओं का चित्रण होता था वस्तु विनिमय के लिए। गाय, घोड़ा, ऊंट का चित्रण नहीं था उसमें। एक श्रृंगी पशु का चित्रण भैंस, बकरी, बैल आदि का होता था। अन्य उद्योग, जो कि पत्थर उद्योग, चटाई उद्योग होता था। व्यापार, आंतरिक व्यापार क्या था? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र के लिए, जिसमें अनाज एक नगर से दूसरे नगर में लोथल, हाथी के दांत जैसे कि व्यापार में दिखाया गया। आंतरिक रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, कर्नाटक में कोलार क्षेत्र में सोना का खान पाया गया मिला। राजस्थान में गणेश्वर, तांबा। अब बाह्य जो स्रोत हैं जो हमें व्यापार के जो मिले हैं हड़प्पा के में, सोना, चांदी का आयात निर्यात। हड़प्पा वासियों के सहयोगी मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, मिस्र आदि के क्षेत्र से उस टाइम हमारा हड़प्पा वासियों का सहयोगी था। आयात बाह्य स्रोत में हमारा गया। निर्यात के प्रमुख मदे क्या थी? हाथी दांत की वस्तु, कीमती पत्थरों के मनके, पशु पक्षी, सूती वस्त्र, तांबे की बनी वस्तुएं, अनाज, कपास। आयात की प्रमुख मदे मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से सोने का आयात, मेसोपोटामिया में से चांदी, मध्य एशिया में लाजवत, मौनी आदि का। बाह्य व्यापार के साक्ष्य, अभिलेख्य साक्ष्य जो हैं क्षेत्रों से व्यापार। दिल्लुमुन बहरीन में पाया गया मिला। मगान जो ओमान से है। मलुहा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साक्ष्य देता है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 3 क्षेत्रों से व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन संबंधी प्रमाण, जैसे कि मोहनजोदड़ो, आलमगीरा से मेसोपोटामिया बेलनाकार की मोहरें प्राप्त हैं। लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा और उड़ से मिले हैं। यातायात के साधन, थल जल का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी थल के लिए और जल में। नदी मार्ग, सिंधु घग्गड़, समुद्री मार्ग, लोथल से जहाज का खुलना। बंदरगाह, सुत का कोडोर जो कि पाकिस्तान में है बंदरगाह। लोथल जो पाकिस्तान में बंदरगाह है। सुत कहो जो कि पाकिस्तान में है। बालाकोट पाकिस्तान में बंदरगाह। अल्लाह पाकिस्तान में है। जो नागेश्वर बंदरगाह है वो गुजरात में है। प्रभास पटन गुजरात में है। भागत राव जो कि महाराष्ट्र में बंदरगाह है हड़प्पा काल के। नगरीकरण में व्यापार की भूमिका हड़प्पा काल की। कृषि व्यापार, सामान्यतः देखा जाता है कि नगरीकरण की विकास में कृषि एवं व्यापार दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार में संभवतः अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जो कृषि के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए थे, यथा सूत का गेंडोर, सूत काको आदि। राजनीतिक जीवन, हंटर महोदय, जनतांत्रिक पद्धति। बाल्टन रुबेन ने क्या कहा? गुलामों पर आधारित शासन है। सुटगट पिड़गाट ने कहा पुरोहितों का शासन है। पुरोहित मतलब पूजा का जो हमारे को शासन मिला है हड़प्पा काल में, उसमें बताया। लोकप्रिय विचार जो है शिल्प एवं व्यापारियों का शासन के बारे में साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण जो कि है बाढ़, जो कि मार्शल ने मोहनजोदड़ो में बताया। माइके जो कि चुहंद्रो, एसआर राव ने लोथल और भगत राव को बताया। जिसमें अब नदी मार्ग का सूख जाना जो कि जिसमें डीपी अग्रवाल ने बताया। अमलानंद घोष ने कहा, ठीक है। सुनामी जो आने से जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, जिसके बारे में बताया। आरएल राइक्स ने, एमआर सानी ने बताया। बाह्य आक्रमण का आकाश पतन, मर्टिमर व्हीलर ने बताया। गार्डन चाइल्ड ने बोला जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, इसका बारे में बताया। आरएल स्टाइन ने व्यापार में गिरावट के बारे में बताया। रामशरण शर्मा ने प्रशासनिक स्थिरता के बारे में बताया। हमारे जॉन मार्शल जो कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही अच्छे से खोज की थी। पारिस्थितिकी स्थिरता फेयर सर्विस ने बताया। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला, स्थापत्य कला अन्य समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पाई लोगों ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण में अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी दिखाई। उनका मुख्य बल नागरिक सुविधाओं के विकास में था। स्थापत्य निर्माण में हड़प्पाई लोगों ने अलंकरण की जगह
उपयोगिता पर अधिक बल दिया। सार्वजनिक भवन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था, जो महास्नानागार के रूप में है। पुरोहित आवास था उसमें। गोदीवारा जो कि लोथल में। रिहायशी भवन, सामान्य लोग भी पक्की ईंट के मकान में रहते थे। मकान एक मंजिला में से बहु मंजिला होता था। मकानों के अंदर बेहतर नागरिक सुविधा, स्नानागार, आंगन, शौचालय, कुआं, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। अब हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला का, हड़प्पाइयों ने धातु, मिट्टी, पत्थर से अनेक मूर्तियों का निर्माण किया है। धातु मूर्तियां तांबा, कांसा आदि के द्वारा बनाया जाता था। इसके निर्माण में द्रव्यमान विधि का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी का भी मिला। पत्थरों से निर्माण योगियों की मूर्ति मोहनजोदड़ो में पाई गई। हड़प्पा से प्राप्त सर्वहीन मूर्तियां सर नहीं जिसमें थी, जिसमें खोजों के दौरान की कुछ मूर्तियां जो थी कि जिनके सर नहीं थे, इन सब की बारे में मिला। मोहर मन का मृदभांड, जो कि मृदभांड काला एवं लाल मृदभांड का निर्माण किया जाता था। संगीत एवं नृत्य, हड़प्पाई संगीत एवं नृत्य कला में भी रुचि थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी तथा हड़प्पा से स्लेटी पत्थर से निर्मित मुद्रा पर नृत्य चित्र का दृश्य मिलता है। संगीत एवं नृत्य में हड़प्पाई संगीत एवं नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। उस टाइम देखो किस तरह थे कि उस टाइम संगीत का भी हमारा साक्ष्य मिला था। हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें गणित का साक्ष्य है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। ईंटों के निर्माण में निश्चित अनुपात का ध्यान रखा गया। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण में भी गणना का सहारा, मतलब कि जो अपनी गणना का सहारा लिया गया है। निश्चित पैमाने का प्रयोग यह दर्शाता है कि उन्हें दशमलव पद्धति का एवं ज्यामिति की भी जानकारी थी। अब धातु और रसायन में विज्ञान, हड़प्पा स्थलों से धातु की विभिन्न वस्तुएं जैसे मूर्तियां, स्केल, तराजू आदि प्राप्त हुए हैं। ये सभी धातुओं को पिघलाकर निर्मित किए जाते थे, जो उच्च अभिक्रिया के रासायनिक के ज्ञान पर निर्भर है। धातुओं को ढालने के लिए द्रव्यमान विधि का सहारा लिया गया है। चिकित्सा विज्ञान का हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई का उत्तम प्रबंध था। अंततः कहा जा सकता है कि उनमें स्वास्थ्य चेतना एवं बीमारियों की समझ थी। लोथल कालीबंगा से कम उम्र के 2 बालकों की खोपड़ी मिली है, जिनमें छिद्र का निशान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। खगोल शास्त्र में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई विभिन्न मौसम में उगाई जानी फसलों का उत्पादन करते थे। इसके लिए नक्षत्रीय गणना की आवश्यकता है। अंततः कहा जा सकता है कि हड़प्पाई लोगों का खगोल विद्या की जानकारी है। जैसे कि अब हड़प्पा सभ्यता, हमारा टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी कुछ पॉइंट्स जो हैं कि मेंस के मतलब कि रिलेशन पे हैं। ऐसे धीरे धीरे मैं टॉपिक आप सबको पढ़ाता चलाऊँगा और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अपने को नॉलेज रखना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और सभी अच्छे से लग जाइए तैयारी में। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जहाँ गलती हुई उसमें सुधार करो। मेरा काम है समझाना, एक बेसिक कंसेप्ट देना, है ना, जिसमें कि आप सभी खुद से जब बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको इजी लगे। कोई भी टीचर्स और ये कहे कि मेरे पढ़ाने से आएगा एग्ज़ाम में, इन सब अंधविश्वासों में ना जाओ। किताबों से ही एग्ज़ाम में आता है। NCERT को बेस्ट प्रेफर दो। काफ़ी मतलब कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे आते हैं, तो उनको भी मैं यही राय देता हूँ कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस बुक को दो। और जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, वो बेसिक रहेगा, जो कि मैं शॉर्ट नोट्स में पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये नोट्स शॉर्ट नोट्स है, 20 पेज का है, शॉर्ट नोट्स है। हड़प्पा सभ्यता, एशियन हिस्ट्री, इन सब के बारे में आप लोग को बस एक नॉलेज देना, अब जिससे कि आप लोग ईजिली एग्ज़ाम निकाल सको, है ना। अपने को नेट जैब थोड़ी करना है कि किसी भी एग्ज़ाम में PhD कर लिया, एक सब्जेक्ट में PhD कर लिया तो वो करना है। अपने को बेसिक कंसेप्ट से लेके एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारी वैदिक काल के ऊपर होएगी, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। शुभ रात आप सबको।
नमस्कार। और मैं ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को।